वेलकम टू लवर्स अगेन मी इस्लामाबाद। हमारा चैप्टर है अभी, वो है इफ़ेक्ट ऑफ अपीयरेंस नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़। ये एक टॉपिक है जो आया है पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट के अंदर से। अगर आप पहली दफ़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेरा, पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस, ये रेंट लॉ है, यानी कि ये जो एक्ट है पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट, इसको रेंट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, इसी पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट के अंदर आपको इफेक्ट ऑफ अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ के बारे में कुछ सिखाया जाएगा। अगर आपको ये नोट्स परचेज़ करने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के अकाउंट से ख़रीद सकते हैं। इनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ आपको करना क्या है कि पहले हम अपीयरेंस के बारे में समझते हैं। अपीयरेंस होता है कोर्ट के अंदर जो है आना। ठीक है, यानी कि जब कोर्ट किसी भी पार्टी को, किसी भी इंसान को बुलाती है तो वो इंसान कोर्ट में अपीयर होता है, वही बात होती है अपीयरेंस की। ठीक है, लेकिन जब कोई पार्टी नॉन अपीयरेंस करे, यानी कि कोर्ट में ना आए, तो क्या होएगा, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। आपने हेडिंग देनी है इशूइंग नोटिस टू रिस्पोंडेंट। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन की भी हेडिंग दे देते हैं, तो आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग के साथ स्टार्ट करके भी ये लिख सकते हैं, यानी कि आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे के भी ये दे सकते हैं आंसर। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सोचते हैं कि मेरा आंसर की लेंथ बढ़ाऊँ कैसे, क्या मैं इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लिखूँ। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट है उसको आप इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करें, फिर पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट का मीनिंग, डेफिनेशन, बाकी चीज़ें उसकी दें, उससे ठीक ठाक आंसर लंबा हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ से फिर स्टार्टिंग ले लें इशूइंग नोटिस टू दी रिस्पोंडेंट। ठीक है, इसमें लिखना गया है व्हेन एप्लीकेशन अदर दैन फॉर द डिपॉजिट ऑफ रेंट इज़ फाइल्ड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट। अब लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का अगर आपको नहीं पता दोबारा बता देती हूँ। लैंडलॉर्ड होता है घर का मालिक और टेनेंट होता है किराएदार। ठीक है, अगर इनका कोई केस रेंट ट्राइब्यूनल, यानी कि जो कोर्ट है, जो रेंट वाली कोर्ट है जिसको हम रेंट ट्राइब्यूनल कहते हैं, उन कोर्ट में अगर इन दोनों बंदों का इस चीज़ पे केस लगा है कि रेंट नहीं दिया गया, तो वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन अगर रेंट से हट के कोई और केस लगा हुआ है, तो यही चीज़ हम इस टॉपिक में रीड करेंगे कि इन एप्लीकेंट्स का, यानी कि इन पार्टीज़ का रेंट के अलावा कोई और चीज़ फाइल हुई है, यानी कि कोई और बात इस केस में लगी हुई है, तो फिर क्या होता है कि ये कोर्ट दोनों पार्टीज़ को एक नोटिस भेजती है। ठीक है, टू द रिस्पोंडेंट टू अपीयर विद इन द 10 days, यानी कि दोनों पार्टी जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको कहा जाता है कि कोर्ट के अंदर आपको 10 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, दिस नोटिस इज सेंड अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन एंड द रिलेटेड डॉक्यूमेंट। और जब नोटिस भेजा जाता है तो उसके साथ जो एप्लीकेशन है उसकी भी एक फ़ोटोस्टेट कॉपी इनको भेजी जाती है, और भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी साथ ही भेजे जाते हैं, ताकि अगले बंदे को पता चल सके कि इनको कोर्ट में क्यों बुलाया जाए। सपोज़ अगर लैंडलॉर्ड का कोई टेनेंट के साथ कोई और पर्सनल मसला है, कोई भी मसला है रेंट के अलावा, तो वो लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन जो देगा कोर्ट को, वही एप्लीकेशन टेनेंट को भेजी जाएगी नोटिस के साथ भी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बात हो रही है। फिर आता है फेलियर ऑफ रिस्पोंडेंट टू अपीयर। If the respondent does not appear, the Rent Tribunal checks if the notice was not served or if the respondent is avoiding it. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर नोटिस नहीं मिलता, तो यहाँ पे वैसे बात ये हो रही है फेलियर ऑफ द रिस्पोंडेंट, यानी कि जिस बंदे को नोटिस भेजा गया वो खुद ही नहीं आ रहा, वो खुद ही अपीयर नहीं हो रहा कोर्ट में। तो कोर्ट क्या करेगी, यहाँ पे ट्राइब्यूनल क्या करेगी, कोर्ट कि वो पहले ये चेक करेगी क्या नोटिस पहुँचा भी था कि नहीं। अगर नोटिस पहुँचा था तो फिर तो ज़ाहिर बात है जो रिस्पोंडेंट है वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से अवॉइड कर रहा है कि वो खुद ही कोर्ट में नहीं आना चाह रहा। तो यहाँ पे कोर्ट फिर आगे से क्या रिएक्ट करेगी कि कोर्ट कैन फिक्स द नोटिस एट द रिस्पोंडेंट्स रेजिडेंस एंड पब्लिश इट इन द मीडिया। कोर्ट को जब पता कि नोटिस भेजने के बाद भी रिस्पोंडेंट नहीं आ रहा, तो ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट फिर दोबारा से नोटिस भेजेगी उसके घर में, और इस नोटिस के बारे में सोशल मीडिया और हर जगह मीडिया पे भी इसकी इन्फॉर्मेशन फैला दी जाएगी कि नोटिस भेजा गया है फ़लाँ बंदे को। इफ़ द नोटिस वाज सर्व्ड एंड द रिस्पोंडेंट स्टिल डज नॉट अपीयर, द ट्राइब्यूनल कैन डिसाइड द केस एक्स पार्टी। यहाँ पर कह रहे हैं कि नोटिस भेजने के बावजूद भी ये बंदा नहीं आता, रिस्पोंडेंट नहीं आता, कोर्ट में नहीं अपीयर होता, तो ट्राइब्यूनल उस एक ही पार्टी के साथ ही डिसीजन ले लेगी। आमतौर पर यही होता है ना कि दोनों पार्टीज़ होती हैं केस के अंदर, लेकिन अगर उसमें से कोई एक भी पार्टी ना आए तो दो पार्टी ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन दूसरी पार्टी अगर ना आए तो जो पार्टी अवेलेबल है उसी की मौजूदगी में ही डिसीजन ले लिया जाएगा। तो इस टाइप के डिसीजन को हम नाम देते हैं एक्स पार्टी डिसीजंस, यानी कि दोनों
पार्टीज़ नहीं मौजूद, क्योंकि उसमें से एक मौजूद नहीं है, वो आना नहीं चाहिए, किसी भी रीज़न से मौजूद नहीं है, तो जो मौजूद है उसी की मौजूदगी में ही डिसीजन ले लिया जाएगा। तो इसको हम एक्स पार्टी डिसीजन कहते हैं। मैंने दोबारा से दोहरा दिया है। सेटिंग असाइड एन एक्स पार्टी ऑर्डर। अब जो ऑर्डर या डिसीजन कोर्ट दे देती है, उस डिसीजन को सेट असाइड कर सकते हैं। अब सेट असाइड का क्या मतलब है वो हम जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या है। इफ़ एन एक्स पार्टी ऑर्डर इज मेड, द रिस्पोंडेंट कैन विद इन द 10 days ऑफ नोइंग अबाउट इट अप्लाई टू सेट असाइड एंड रिक्वेस्ट परमिशन टू द कॉन्सेंट। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिस्पोंडेंट जब पता चलता है कि वो जब नहीं आया कोर्ट में, तो उसके बगैर ही दूसरी पार्टी की मौजूदगी में कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, यानी कि एक्स पार्टी डिग्री कर दी, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो रिस्पोंडेंट क्या कर सकता है कि उसके पास सिर्फ 10 दिन होते हैं कि वो उस डिसीजन के ऊपर जो है उसको सेट असाइड कर दे, यानी कि डिसीजन को साइड पर रख दे, ताकि वो कोर्ट में मौजूद हो और उसके सामने ही डिसीजन दोबारा से लिया जा सके। ये बात यहाँ बताई जा रही है कि जहाँ पे पहले ये मौजूद नहीं था रिस्पोंडेंट, और उसकी गैर मौजूदगी में, जहाँ पे ये मौजूद नहीं था, दूसरी पार्टी सिर्फ थी, तो उसकी मौजूदगी में ही डिसीजन लिया गया। तो इससे क्या हुआ कि रिस्पोंडेंट को एतराज़ हुआ, तो वो उस डिसीजन के ऊपर सेट असाइड कर सकता है। परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से, ठीक है, और उस पार्टी से भी। फिर उसके बाद क्या होएगा कि जो परमिशन मिल जाए तो फिर दोबारा से केस स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें रिस्पोंडेंट को भी मौजूद होना चाहिए, दूसरी पार्टी को भी, और फिर दोबारा से डिसीजन लिया जाएगा। ये बात यहाँ बताएगी है। लेकिन इसमें क्या चीज़ भी एक और बताएंगे आपके, रिस्पोंडेंट गिव्स अ गुड रीज़न फॉर नॉट अपीयरिंग, यानी कि रिस्पोंडेंट के पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि वो क्यों नहीं आया। देखो, अगर रिस्पोंडेंट अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रहा, जानबूझ के अवॉइड कर रहा है, बाद में आके वो इस डिसीजन को कैंसिल नहीं करा सकता। लेकिन अगर रिस्पोंडेंट ये कहता है कि मुझे चोट लग गई थी जिसकी वजह से मैं चल नहीं सक रहा, या मेरी जिस्मानी हालत, जिस्म की हालत सही नहीं थी, या फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, या फिर मुझे खुदा ना करे कोई बड़ी बीमारी लग गई थी जिस वजह से मैं उस टाइम पे नहीं कोर्ट आ सका, तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन अगर बन गई तो फिर ये होते हैं गुड रीजंस। फिर इन रीजंस के ऊपर कोर्ट फिर रिस्पोंडेंट के बात को मान लेगी और इस डिसीजन को, जो एक्स पार्टी डिसीजन है या एक्स पार्टी ऑर्डर, इसको सेट असाइड कर देगी, यानी कि साइड पर रख देगी। द ट्राइब्यूनल कैन कैंसल द एक्स पार्टी डिग्री। और फिर ट्राइब्यूनल क्या करेगी, ऑलरेडी जो उसने डिसीजन दिया था एक्स पार्टी में, वो ख़त्म करा देगी। अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़ कैन अपीयर पर्सनली और थ्रू एन एजेंट। पार्टीज़ खुद भी आ सकती हैं कोर्ट में। अगर वो खुद नहीं आ सकती तो अपने किसी एजेंट को, यानी कि अपने किसी फिक्स बंदे को कोर्ट में भेज सकती हैं, जो उनके बिहाफ पे सारी चीज़ें हैंडल करे, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पे एक औरत है जो बुढ़ी एज की है, वो अपने किसी बेटे को, बेटा यहाँ पे कौन होएगा, एजेंट होएगा, जो उनकी माँ की जगह पे सारा रोल अदा करेगा कोर्ट में, ठीक है। तो ये बात बताएगी अपीयरेंस के बारे में। फेलियर ऑफ एप्लीकेंट टू अपीयर। इफ़ द एप्लीकेंट डज नॉट अपीयर, द ट्राइब्यूनल में डिसमिस द एप्लीकेशन। इफ़ डिसमिस, द एप्लीकेंट कैन रिक्वेस्ट रिस्टोरेशन विद इन द 30 days। द ट्रिब्यूनल में रिस्टोर इट। अच्छा, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट अब कौन होता है? एप्लीकेंट वो बंदा होता है जिसको मसला है। रिस्पोंडेंट वो होता है जिसके साथ मसला है, यानी कि एप्लीकेंट को किससे मसला है? रिस्पोंडेंट के साथ। तो एप्लीकेंट ही केस को कोर्ट में डलवाता है और प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है, रिस्पोंडेंट केस नहीं डलवाता है, ठीक है। तो जो एप्लीकेंट है, अगर वो खुद ही नहीं आ रहा कोर्ट में, जिसको प्रॉब्लम है, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगी कि डिसमिस कर देगी इस केस को, ठीक है, यानी कि इस केस को ख़त्म करा देगी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि एप्लीकेंट की गैर मौजूदगी में केस क्यों ख़त्म कर दिया है, लेकिन जब बात आई थी रिस्पोंडेंट की, तो वो जब मौजूद नहीं था तो केस का डिसीजन ले लिया गया था एक्स पार्टी डिग्री करके। लेकिन यहाँ पे क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि एप्लीकेंट वो बंदा है जिसको ज़रूरत थी डिसीजन की, इसी ने ही केस को अंदर जमा कराया था कोर्ट में। लेकिन रिस्पोंडेंट वो बंदा था जिसने केस को जमा नहीं कराया कोर्ट में, लेकिन उसके खिलाफ ही एप्लीकेंट ने शिकायत जमा कराई थी कोर्ट में। तो यहाँ पे आप देखें कि एप्लीकेंट मेन बंदा है जो कोर्ट के अंदर केस को स्टार्ट करा रहा है। अगर वो खुद ही नहीं आ रहा तो यहाँ पे ट्राइब्यूनल यानी कि कोर्ट केस को ही ख़त्म कर देगी कि अगर ये नहीं आया। लेकिन अगर बात आ जाती है रिस्पोंडेंट की, तो रिस्पोंडेंट अगर नहीं आता, जो कि दूसरी पार्टी, एक तो वो पार्टी है एप्लीकेंट जिसने केस जमा कराया, और रिस्पोंडेंट दूसरी पार्टी है, ठीक है। अगर रिस्पोंडेंट नहीं आएगी तो ज़ाहिर बात है एप्लीकेंट की मौजूदगी में कोर्ट डिसीजन दे देगी, जिसका नाम रखा जाता है एक्स पार्टी डिग्री, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक पार्टी मौजूद होती है, दूसरी पार्टी नहीं मौजूद होती। इफ़ डिसमिस्ड, द एप्लीकेंट कैन रिक्वेस्ट रेस्टोरेशन विद इन द 30 days एंड दिस ट्राइब्यूनल में रिस्टोर इट सब। अच्छा, अगर एप्लीकेंट को पता चला कि उसका केस डिसमिस हो गया है, तो एप्लीकेंट के पास सिर्फ 30 days का टाइम होता है जिसमें वो
इसी कोर्ट से दोबारा रिक्वेस्ट कर सकती है कि इसके केस को दोबारा स्टार्ट कर दिया जाए। लीव टू कॉन्टेस्ट, परमिशन टू डिफेंड। अब हम लीव टू कॉन्टेस्ट की हेडिंग समझते हैं कि लीव टू कॉन्टेस्ट क्या होता है। अ रिस्पोंडेंट कैन नॉट डिफेंड द एप्लीकेशन अनलेस दे गेट द परमिशन ऑफ लीव टू कॉन्टेस्ट। यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट होता है, रिस्पोंडेंट वो दूसरी पार्टी होती है, ठीक है, जिसके खिलाफ सारा केस चल रहा होता है। इनका दूसरा नाम डिफेंडेंट भी होता है, यानी कि रिस्पोंडेंट को हम अक्सर डिफेंडेंट भी कहते हैं, ठीक है। अगर रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट को डिफेंड करना है अपना केस, ठीक है, तो वो डिफेंड करने के लिए क्या करेगी, लीव टू कॉन्टेस्ट की परमिशन लेगी ट्राइब्यूनल से। तो लीव टू कॉन्टेस्ट होता क्या है? लीव टू कॉन्टेस्ट का मतलब है कि कोर्ट से परमिशन मांगना कि डिफेंडेंट खुद को डिफेंड कर सके, ठीक है, ये होता है लीव टू कॉन्टेस्ट। फिर आता है एप्लीकेशन टू फॉर द लीव टू कॉन्टेस्ट, ठीक है। द रिस्पोंडेंट मस्ट अप्लाई फॉर दिस विद इन 10 days of their first appearance, giving written response with supporting documents and an affidavit and possibly affidavits of up to 2 witnesses। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट है उसको अगर लीव टू कॉन्टेस्ट यूज़ करना है, यानी कि अपने आप को डिफेंड कराना है इस रेंट के केस में, तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट क्या करेगा कि रिस्पोंडेंट के पास ऑप्शन होगी कि जब वो फर्स्ट अपीयरेंस दे दे, यानी कि एक दफ़ा कोर्ट में आ जाए, उसको पता चल जाए कि इसके ऊपर क्या केस चल रहा है और उसने अपने आप को डिफेंड करना है, तो डिफेंड करने के लिए क्या करेगा कि एक दफ़ा वो फर्स्ट अपीयरेंस में आ जाए, पहली दफ़ा में कोर्ट आ जाए, फिर क्या करेगा कि यही जो रिस्पोंडेंट है वो एक रिटन रीज़न देगा कोर्ट को, जिसके साथ कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, साथ में एफिडेविट्स भी होंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ देगा कि रिस्पोंडेंट गिल्टी नहीं है, ठीक है, ताकि रिस्पोंडेंट खुद को डिफेंड कर सके। तो ये जब सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे कोर्ट को, साथ में कुछ विटनेस भी मौजूद होंगे, 1 या 2, तो इनकी मदद से क्या होगा कि कोर्ट फिर इस रिस्पोंडेंट को लीव टू कॉन्टेस्ट की इजाज़त देगी, जिससे क्या फ़ायदा होएगा कि ये अपने आप को डिफेंड कर सकेगा कोर्ट में। फिर आता है सफिशिएंट ग्राउंड्स रिक्वायर्ड। लीव टू कॉन्टेस्ट के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? द ट्राइब्यूनल विल ओनली अलाउ लीव टू कॉन्टेस्ट इफ़ देयर इज़ इनफ वैलिड रीजन फॉर ओरल एविडेंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि लीव टू कॉन्टेस्ट सिर्फ तभी एक्सेप्ट करेगी ट्राइब्यूनल या कोर्ट जब इतना एविडेंस हो जाए कि इस बंदे को ज़रूरत मिल सके अपने आप को डिफेंड करने की, यानी कि इसके पास इतना एविडेंस हो कि कोर्ट को यकीन हो सके कि ये वाकई में बंदा गुनहगार नहीं है और इसको फंसाया जा रहा है, तो कोर्ट फिर इस बंदे को अलाउ कर देगी कि अब लीव टू कॉन्टेस्ट कर ले और अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं कोर्ट में। फिर आता है डिसीजंस ऑन लीव टू कॉन्टेस्ट। द ट्राइब्यूनल डिसाइड सच एप्लीकेशन विद इन द 15 days। अगर लीव टू कॉन्टेस्ट की एप्लीकेशन इनको चली जाए तो फिर 15 days के अंदर ही जो कोर्ट है वो डिसीजन दे देती है। जब लीव टू कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया था डिफेंडेंट ने, यानी कि रिस्पोंडेंट ने, 15 days के अंदर, 15 को 15 कहते हैं, ठीक है। इफ़ द रिस्पोंडेंट इज़ रिफ्यूज्ड लीव और फेल्स टू अप्लाई इन टाइम। यहाँ पे कहते हैं कि रिस्पोंडेंट खुद ही लीव टू कॉन्टेस्ट नहीं करवाना चाहता या खुद ही टाइम पे लीव टू कॉन्टेस्ट की एप्लीकेशन जमा नहीं कराता, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी, फाइनल डिसीजन दे देगी। If leave is granted, it is treated as a written reply to the case। और लीव ऑफ कॉन्टेस्ट अगर जमा करा दी और कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो कोर्ट फिर उस लीव टू कॉन्टेस्ट के ऊपर ही एक रिप्लाई देगी। इसी को डिसीजन देना कहते हैं कि कोर्ट फिर इसी लीव टू कॉन्टेस्ट के ऊपर एक डिसीजन देगी कि रिस्पोंडेंट वाकई में गिल्टी नहीं है और कुछ चार्जेस और कुछ भी चीज़ उस पर लगाई गई थी रिस्पोंडेंट पे वो कम हो जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस अब आ जाता है। ऑर्डर टू प्रोसीड एविडेंस। When leave to contest is granted, the tribunal orders the party to proceed evidence on a set date। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब लीव ऑफ कॉन्टेस्ट की इजाज़त जब कोर्ट दे दे तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर करती है पार्टी को कि वो अपने एविडेंसेस फलां डेट को रिकॉर्ड करवाएं हमसे, ठीक है। फिर आगे आता है एफिडेविट एज एविडेंस। एफिडेविट भी एक एविडेंस बनता है। एफिडेविट्स को भी एविडेंस की तरह हम ट्रीट करते हैं। ये एफिडेविट्स बेसिकली कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी गवर्नमेंट के इदारे से स्टैम्प्ड हुए होते हैं, तो ये इनको हम एफिडेविट्स का भी नाम बाजों का दे देते हैं। अब एफिडेविट्स होते हैं ये हैं कि इस एफिडेविट्स पे ना क्या होता है मौजूद। इस एफिडेविट के अंदर एक रिटन फॉर्म में स्टेटमेंट लिखी जाती है, या समझ लें एक बंदा अपने बारे में कोई बात बता रहा है जिसकी मदद से उसको केस में डिफेंस मिल सकती है, यानी कि केस में वो बच सकता है,
तो वो बातें वो ओरली तो बोलेगा ही, मुंह से तो बोलेगा ही, लेकिन वही बात है जब वो लिख देगा किसी डॉक्यूमेंट में और वो चीज़ बकायदा स्टैम्प हुई हो, सिग्नेचर हुआ हो, तो ये एक एफिडेविट, एक रिकॉर्ड बन जाता है, एक समझ ले एक बहुत बड़ा एक अच्छा एविडेंस बन जाता है, ठीक है। The tribunal can tell the person who gave the affidavit for cross-examination either on its own or if requested by other party. अब होगा क्या है, जो एफिडेविट है जब वो स्टैम्प हो जाए या उसकी रजिस्ट्री हो जाए, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो एफिडेविट जो है दोनों पार्टीज़ के पास होता है। एक तो मेन बंदा है जिसने एफिडेविट जमा करवाया, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसको भी ये एफिडेविट की डॉक्यूमेंट दिया जाएगा ताकि वो पार्टी भी देख सके कि इस डॉक्यूमेंट में कोई गलत चीज़ ना हो, कोई झूठी बात ना हो। तो ये जो चेकिंग प्रोसेस होता है इसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि जो चीज़ एक पार्टी के पास है दूसरी पार्टी के पास है, दोनों पार्टीज़ के पास जो एविडेंसेस हैं वो ये पार्टी दूसरी पार्टी के एविडेंस को देख सकती है, वैसे ही ये पार्टी दूसरी पार्टी के एविडेंसेस को देख सकती, चेक कर सकती है। इसी मेथड को हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए क्या होता है कि आप बगैर परमिशन की भी देख सकते हो, और अगर परमिशन चाहिए हो, परमिशन लेनी हो पार्टी की, तो पार्टी की परमिशन के साथ भी उनके एविडेंस को और एफिडेविट्स को देख सकते हो, चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग आती है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एविडेंस। ईच पार्टी गेट्स एट मोस्ट 2 चांसेस टू प्रिवेंट एविडेंस। यहाँ पे ये कह रहे हैं प्रेजेंट एविडेंस। यहाँ पे कहते हैं कि दोनों पार्टीज़ के पास कम से कम 2 चांसेस होते हैं एविडेंस को प्रेजेंट करने के, कि वो एक बार भी दे सकते हैं, उसके अलावा 2 दफ़ा, 2 से ज़्यादा मरतबा वो एविडेंसेस को कोर्ट में नहीं ला सकते, 2 दफ़ा ही ला सकते हैं, ये चांसेस दिए जाएंगे। फिर आता है एडजॉर्नमेंट ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन। एडजॉर्नमेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन आर ओनली अलाउड फॉर गुड रीजंस एंड विद कॉस्ट पेड टू द विटनेसेस। सबसे पहले हम एडजॉर्नमेंट समझते हैं। एडजॉर्नमेंट को कहते हैं इंटरप्शन या सस्पेंशन या किसी चीज़ पे रुकावट आना, ठीक है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में किसी किस्म की अगर रुकावट आ रही है तो रुकावट किसी रीज़न के पीछे हो, यानी कि अगर अगला बंदे को आप रोक रहे हो क्रॉस एग्जामिनेशन करने से, तो किस वजह से आप रोक रहे हो, तो रीज़न भी सही होना चाहिए। अगर आप इसलिए रोक रहे हो कि आप दिखाना नहीं चाह रहे क्योंकि आपका दिल नहीं करा, तो ये तो कोई रीज़न नहीं बनता ना रोकने का। अगर आप अगले पार्टी को रोकना चाह रहे हो कि वो आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन ना करे, तो एडजॉर्नमेंट यानी कि रुकावट किस तरह की होनी चाहिए, क्या रीज़न होना चाहिए, वो रीज़न सही हो, वैल्यूएबल रीज़न हो, यानी कि सेंसेबल रीज़न हो कि आपकी बात अगली बंदे सुन ले, एंड विद कॉस्ट पे टू द विटनेसेस। और जो विटनेस आए होते हैं आपके पास पैसे लगा के, जाहिर बात है जो भी विटनेस कोर्ट में आएगा उसका आने जाने का खर्चा जो लगेगा, तो वो पैसे भी पार्टीज़ को देने चाहिए, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पे बताई जा रही है। फिर आता है फाइनल ऑर्डर आफ्टर एविडेंस। आफ्टर हियरिंग ऑल एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स द ट्राइब्यूनल गिव्स द फाइनल ऑर्डर। यहाँ पे कहते हैं कि जो एविडेंस मौजूद होता है और जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कोर्ट के अंदर, वो सारा कुछ देखने और सुनने के बाद जो कोर्ट होती है ट्राइब्यूनल, वो अपना एक फाइनल डिसीजन दे देती है। अब इसी डिसीजन के ऊपर हम अपील कर सकते हैं। अपील की राइट्स किसके पास होती है? ऑफकोर्स दोनों पार्टीज़ के पास अपील करने की ऑप्शन होती है। तो दोनों पार्टीज़ में से जो खुश नहीं है इस ऑर्डर के ऊपर, इस डिसीजन के ऊपर, इस फाइनल ऑर्डर पे, तो वो पार्टी क्या करेगी, एक रिटन एप्लीकेशन 30 डेज़ के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट जज को, जो बड़ा वाला जज है इस वाली कोर्ट से जो बड़ा है उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, उनको एक एप्लीकेशन भेज देगी कि ट्राइब्यूनल ने इस तरह का डिसीजन या ऑर्डर दे दिया, ठीक है। लेकिन टाइम सिर्फ 30 डेज़ का होता है। अगर 30 डेज़ आपने गुजार दिए हैं और एप्लीकेशन जमा नहीं कराई, तो डिस्ट्रिक्ट जज भी फिर आपकी एप्लीकेशन नहीं सुनेगा। फिर आता है नो अपील अगेंस्ट टेम्पररी ऑर्डर। अपील्स कैन नॉट बी मेड अगेंस्ट टेम्पररी ऑर्डर्स। यहाँ पे टेम्पररी ऑर्डर्स का नाम होता है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स। ये जो ऑर्डर्स होते हैं ये आर्जी होते हैं, यानी कि इन पे परमानेंटली पार्टीज़ को अमल नहीं करना। इसलिए इस तरह के जो टेम्परेरी ऑर्डर्स होते हैं इनके ऊपर आप अपील नहीं करा सकते किसी बड़ी कोर्ट में। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास हो जाता है जो परमानेंट ऑर्डर होता है, तो वो जो ऑर्डर जो परमानेंट होते हैं जिसमें पूरी ज़िंदगी अमल करना है, तो इस तरह के ऑर्डर्स और डिसीजंस पे आप अपील कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट जज को, जो बड़ा जज है। फिर आता है हियरिंग ऑफ अपील। जब डिस्ट्रिक्ट जज को आप अपील भेज देते हो तो वो क्या करते हैं, आपके अपील के ऊपर एक हियरिंग लगाते हैं, यानी कि दोनों पार्टीज़ को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनता है, यानी कि दोनों पार्टीज़ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में जाके दोबारा पेश होती हैं, क्योंकि ऑफकोर्स इनका केस फिर यहाँ पे चला जाता है एप्लीकेशन की वजह से, जो एप्लीकेशन को भेजी गई थी। दे कैन डिसमिस द अपील आफ्टर हियरिंग द अपैलेंट इवन विदाउट नोटिफाइंग द रिस्पोंडेंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपैलेंट वो बंदा है जिसने अपील भेजी, जिसको मसला बना, जो जिसको तकलीफ़ पहुंची, ठीक है। तो अगर अपैलेंट अकेला ही चला जाता है डिस्ट्रिक्ट जज के पास,
तो इसी की मौजूदगी में ही डिसीजन दे दिया जाएगा, बेशक उस वक्त रिस्पोंडेंट ना भी है और बेशक रिस्पोंडेंट को नोटिफिकेशन ना भी मिले, तब भी सिर्फ एप्लीकेंट की मौजूदगी में ही डिस्ट्रिक्ट जज जो है एक जो है डिसीजन दे सकता है। ठीक है। सस्पेंशन ऑफ द फाइनल ऑर्डर, द डिस्ट्रिक्ट जज और द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कैन सस्पेंड द फाइनल ऑर्डर इफ नेसेसरी। उसके अलावा इनके पास, इन जजेस के पास ये पावर्स भी होती है कि जो फाइनल ऑर्डर जो रेंट ट्राइब्यूनल यानी कि रेंट कोर्ट ने दिया है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लीटली ख़त्म कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है उस ऑर्डर को, उस डिसीजन को। ठीक है। फिर आता है पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। अब इन डिस्ट्रिक्ट जज की क्या पावर्स होती हैं? they have all the powers of the rent tribunal and must decide the appeal within 2 months। यहाँ पे ये बताया गया कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनके पास भी वही सेम पावर्स होती हैं जो कि एक रेंट ट्राइब्यूनल के जज के पास होती है, तो वैसे ही इनके पास पावर्स है। उसके अलावा जब इनको कोई अपील भेजता है तो इनको चाहिए कि अपील जब इनको भेजी जाए तो वो अपील भेजने का टाइम सिर्फ 2 महीने का होता है, यानी कि 30 डेज़ तो वैसे भी बताया गया, लेकिन मैक्सिमम ये टाइम जाता है 2 मंथ्स तक। अगर 2 मंथ्स तक आपने डिस्ट्रिक्ट जज तक रेंट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स के ऊपर, फाइनल ऑर्डर्स के ऊपर कोई अपील नहीं भेजी गई इन 30 डेज़ या 2 मंथ्स के अंदर, तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। फिर आता है नो फर्दर अपील। नो फर्दर अपील इज अलाउड अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज और द एडिशनल जज। यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज, जिनको हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी कहते हैं, यानी कि एक तो वो जज हो गया डिस्ट्रिक्ट जज, इन्हीं के साथ एक और जज बैठा होता है जिसका नाम होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये दोनों जो जजेस होते हैं, इन्होंने जो डिसीजन दिया होता है वो फाइनल होता है और इन डिसीजन को आप दोबारा से अपील के लिए किसी और कोर्ट में नहीं भेज सकते। फिर आता है कंक्लूजन। जो भी हमने ऊपर पढ़ा है वो दोबारा से कंक्लूजन में दोहरा देना है। इतना ही था इस वीडियो में।